हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हैं हमसे learntriplee.com। सिंपली आप गूगल पे टाइप कीजिए और आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो हम आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अंतर इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या अंतर है, और ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं या फिर कोई ऐसा आंसर नहीं देते हैं जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल की बात करते ही हमारे माइंड में कुछ इमेजेस आती हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गई, या फिर हमारे सब स्टेशन हो गए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं ना, तो इस टाइप के हमारे पोल्स में हमारे माइंड में आता है, या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे माइंड में आता है कि जो मशीनों के पैनल्स होते हैं। इस टाइप की कुछ इमेजेस हमारे माइंड में आती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम इस टाइप के कुछ पीसीबी सर्किट या फिर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, आईसी या फिर माइक्रो कंट्रोलर, इस टाइप की इमेजेस हमारे माइंड में आती है। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अंतर क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज नो डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि हमने उसको इनपुट दिया तो वो हमको तुरंत आउटपुट दे देगा। जो भी हमने, अगर हमने कोई ट्रांसफार्मर यूज किया, हमने इसमें दो वाइंडिंग यूज की, प्राइमरी और सेकेंडरी, हमने अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिजाइन किया है तो हमने उसमें क्या काम किया, हमने उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो, अगर हम उसको लो वोल्टेज दे तो वो हमको सेकेंडरी के नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमको वोल्टेज को अप और डाउन करके दे देगा। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, ये डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें हम कुछ मैक्रो प्रोसेसर्स को यूज करते हैं और उन मैक्रो प्रोसेसर को हम या फिर मैक्रो कंट्रोलर को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने के बाद इनमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये तो होगी एक बेसिक डेफिनेशन। अगर इंटरव्यूअर आपसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डेफिनेशन पूछता है तो आप इस डेफिनेशन को बोल सकते हो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इन डेफिनेशन से भी काम नहीं चलेगा, हमको और भी डिटेल में जानना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर लाइट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो हमको मैकेनिकल एनर्जी में उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी हीट को कनेक्ट करते हैं तो वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरीके से हमारी जो लाइट जो होती है, या फिर हम कोई लैंप यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वहां पे हमको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट के फॉर्म में हमको मिल गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होते हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों ही जगह फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। लेकिन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने की टेक्निक है। ठीक है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, यानी कि जो किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उस करंट को किस तरीके से, मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर बिल्ड की जाए, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने के लिए एल्युमिनियम, कॉपर या फिर आयरन मटेरियल का इसको यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस को यूज किया जाता है। और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस ज्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम के होते हैं। सिलिकॉन डिवाइस मतलब कि SCR, IGBT, MOSFET होते हैं, डायोड होते हैं, तो ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस उनको बोला जाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल उसको बोला जाता है जो ना तो कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब कि जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। और कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, मतलब कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही एक अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं हमारे, वो ना तो कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इनमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, यानी कि AC और DC दोनों पे ही काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो तो सिर्फ AC पे ही काम करते हैं, DC पे काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसको फ्लो होने के लिए एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन मटेरियल का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी DC मोटर होती है, DC मोटरों की वाइंडिंग के लिए भी
हम एल्यूमिनियम या फिर कॉपर मटेरियल का ही यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनमें अल्टरनेटिंग करंट भी इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट करंट भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिर्फ डायरेक्ट करंट को ही इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर इसमें लो वोल्टेज को इस्तेमाल किया जाता है। लो वोल्टेज यहाँ पे 3 वोल्टेज से लेकर के 24 वोल्ट तक हो सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लो वोल्टेज डीसी ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, हाई वोल्टेज डीसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपने मोटर की वीएफडी देखी होंगी, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो होती है, वो क्या काम करती है, पहले एसी को डीसी में बदलती है और उसके बाद डीसी को एसी में बदलती है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए भी यहाँ पे हम जो यूज करते हैं डायोड यूज करते हैं, डायोड एसी को डीसी में डायोड यूज कर बदल रहे हैं। उसके बाद उस एसी को फिल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। उसके बाद उस डीसी को स्विचिंग करने के लिए हम आईजीबीटी यूज कर रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लो वोल्टेज तो यूज करते ही है, लेकिन हाई वोल्टेज भी इस्तेमाल किया जाता है। और हाई वोल्टेज अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो हाई वोल्टेज डीसी जो होता है वो 600 वोल्ट या फिर 600 वोल्ट डीसी से भी ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिर्फ डीसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ डायरेक्ट करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनकी हाई कंडक्टिविटी होती है और इसमें पावर कंजम्पशन जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हमारी कोई मान के चलिए 10 एचपी की अगर मोटर है तो उसको चलाने के लिए जो पावर कंज्यूम होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम इसी को सेम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम कंपेयर करें तो इसकी लो कंडक्टिविटी होती है और ये पावर भी कम कंज्यूम करता है। ठीक है, पावर कंजम्पशन भी इसकी काफी कम होती है। काफी कम इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं और ये सेमीकंडक्टर इतने छोटे होते हैं, एक छोटे से पीसीबी के अंदर हम हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को असेंबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स क्विक होता है, काफी जल्दी ये रिस्पॉन्स करते हैं और इनको मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर है तो उस ट्रांसफॉर्मर या फिर कोई भी अगर मोटर है तो हम अगर जैसे ही मोटर को ऑन करते हैं, जैसे ही हम मोटर का हमने स्विच ऑन किया तो वो मोटर तुरंत रिस्पॉन्स करेगी, है ना। मोटर का स्विच ऑन करते ही तुरंत मोटर हमारी चल पड़ती है। जो मोटरें होती है, ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इनमें हैकिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इनमें जो भी हमने इसमें डेटा इनपुट कर दिया तो हमको सेम वही आउटपुट मिलेगा। हमने अगर कोई 10 एचपी की अगर मोटर है तो वो 10 एचपी ही हमको मैकेनिकल आउटपुट हमको देने वाली है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार अगर ये असेंबल कर दी हमने 10 एचपी के लिए हमने ये डिजाइन कर दी, उसके बाद हम इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तो इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनके डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है और इनका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो भी काफी कम होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल करंट या फिर एसी करंट और डीसी करंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम मोटर की बात करते हैं, अगर हम कोई चलती हुई मोटर के फैन में अगर हम गलती से कोई हाथ लग जाए, कुछ लग जाए हमारा, तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तो ये बहुत सेफ होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, काफी स्मूथली काम करते हैं। अगर कोई लो वोल्टेज डीसी पे काम करने वाला अगर कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो वो काफी सेफ है। वो अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है वो काफी सेफ है। लेकिन सेफ सिर्फ वही डिवाइस है जो लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। हाई वोल्टेज पे जो डिवाइस काम कर रहे हैं वो एसी डिवाइसेस से भी ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लॉसेस ज्यादा क्यों होते हैं कि जो हमारी मोटर है 10 एचपी की मोटर जो है, मोटर के अंदर जो लॉसेस होंगे, चाहे आयरन लॉसेस हो, कॉपर लॉसेस हो, ठीक है, तो वहां पे लॉसेस ज्यादा होंगे। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ज्यादा लॉसेस होंगे। बाकी जो हमारे कंडक्टर्स हैं, क्योंकि जो भी हम कंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वायर जो हम यूज कर रहे हैं एसी सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहां पे जो कंडक्टर का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो थोड़े से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कंपेयर करो तो उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काफी कम लॉसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि भाई ना के बराबर लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो जैसे कि ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, वायर, और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का एग्जांपल लो तो जितने भी हमारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाई जाती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट जैसे कि रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, ट्रैक, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट हैं। अगर आपको एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक्स जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अंतर पैदा करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपल क्या काम कर सकते हैं, आप इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसके अंदर
अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग या फिर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, और उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो जितने भी जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इंटरव्यूअर आपसे अगर और भी डिटेल में जानना चाहता है तो आप इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या अंतर होता है। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप लर्निंग ट्रिपल ई को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।